हेलो दोस्तों, देखिए फॉरेस्ट्री के पिछले वीडियोस में हमने आपको कुछ लेक्चर दे दिए हैं। उसमें जो आपका जो कुछ टर्म थे, टर्मिनोलॉजी थी और उससे रिलेटेड जितने भी आपकी कुछ चीजें थी वो हमने आपके प्रीवियस 3 वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है आपका रीजनरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुनरुत्पादन। क्या कहते हैं? पुनरुत्पादन कहते हैं। इस पर हमने पिछले वीडियोस में कुछ बात कर ली थी। तो जो आपका पुनरुत्पादन यानी कि रीजनरेशन है, यह आपका अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कह सकते हैं फॉरेस्ट्री के हिसाब से। और यदि इसे समझें, थोड़ा सा गंभीरता से यदि हम समझें तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इस पर हम बात करते हैं। बड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन यदि धैर्य पूर्वक यदि हम इस टॉपिक को समझें तो काफी अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ से बनाए जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सेमेस्टर एग्जाम में भी। तो आपको थोड़ा सा गंभीरता से चीजों को समझना है। पिछले वीडियोस में हमने आपको रीजनरेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि यह 2 प्रकार का होता है, नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन में हमने आपको बताया था कि ऐसा रीजनरेशन, अब बोले रीजनरेशन हम किसे कहते हैं, तो जो आपके वन वृक्ष होते हैं, जो भी आपके वन वृक्ष होते हैं उनका हम क्या करते हैं, नवीनीकरण करते हैं। प्राकृतिक या कृत्रिम विधियों के द्वारा नवीनीकरण करना ही आपका रीजनरेशन या पुनरुत्पादन कहलाता है, या इसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं। ठीक है, तो रीजनरेशन को देखिए बड़ा सहजता से समझते हैं इसके बारे में। एक तो होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल। अब देखिए, नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल। इसी प्रकार से हम इसकी परिभाषा को बना सकते हैं कि वन वृक्षों का नेचुरल मतलब कृत्रिम, प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम विधियों के द्वारा नेचुरल रूप से या आर्टिफिशियल रूप से, किन्हीं दोनों में से किसी एक के रूप से जब हम किसी वन वृक्ष का नवीनीकरण करते हैं तो ऐसी विधि आपकी पुनरुत्पादन कहलाती है। ऐसी क्रिया आपकी पुनरुत्पादन कहलाती है। इसमें दो विधियां होती है, नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन। ठीक है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि वन वृक्षों का नवीनीकरण करना आपका पुनरुत्पादन कहलाता है, जिसकी मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। मुख्यतः 2 विधियां होती हैं, नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन में हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो नेचुरल होता है वह आपका बाई सीड के द्वारा हो सकता है, बाई वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा हो सकता है। अब वह वेजिटेटिव मीन्स में भी हमने आपको कई प्रकार बताए थे, जैसे बाई कॉपिस हो सकता है, बाई पुलार्डिंग हो सकता है, बाई राइजोम हो सकता है, ठीक है, और बाई बल्ब हो सकता है, बाई सकर्स हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो इसमें जो है काफी भाग होते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं पहले इसके भाग को, कि बाई सीड और बाई वेजिटेटिव। बाई सीड और बाई वेजिटेटिव आराम से चलेंगे, थोड़ा हिसाब से इसको समझते हैं। रीजनरेशन, वन वृक्षों का नवीनीकरण करना पुनरुत्पादन कहलाता है, जिसकी मुख्यतः 2 विधियां होती है, नेचुरल रीजनरेशन, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, जिसमें आपका पहला होता है बाई सीड और दूसरा होता है बाई वेजिटेटिव मीन्स। बात करते हैं नंबर 1, पहले वाले को हम लेते हैं, इसे हम मुख्यतः पहले वाले को लेते हैं बाई सीड। सीड, तो सीड का मतलब होता है कि किसी भी पौधे को अपने उसमें, मान लीजिए कि पौधे का वह भाग जिसमें अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे हम सीड कहते हैं। सीड किसे कहते हैं? कि पौधे का वह भाग जिसमें स्वयं अपनी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे हम सीड कहते हैं या बीज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सीड जो होता है वह कुछ इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि जो है आपका, इसमें क्या होता है, एक ऐसा पौधा होता है जो कि इसमें परिपक्व भ्रूण होता है, जिसमें एक पौधा छिपा रहता है। बीज में अंकुरण के लिए आवश्यक सामग्री होती है। बीजों को भूमि में रोपण से तथा उपयुक्त पर्यावरणीय दशाओं को मिलने से बीजों से पौधों की उत्पत्ति होती है। जो भी आपका बीज होता है उसमें एक नया पौधा छिपा होता है,
ठीक है। तो अब जो बीज के द्वारा यदि हम किसी भी नए पौधे को जन्म दे रहे हैं, यानी कि किसी बीज के द्वारा कोई नया पौधा तैयार हो रहा है, तो उस नए पौधे को तैयार होने में कई फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे, कई फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, जिसमें जो भी आपके फैक्टर होंगे उनको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जिसमें आपका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, देखिए। नंबर 1, पहला हो सकता है बीज उत्पादन। पहला हो सकता है बीज उत्पादन, यानी कि किसी भी रीजनरेशन के लिए बाय सीड या बाय वेजिटेटिव मींस की जरूरत होती है। तो पहले हम बात करते हैं सीड की। तो सीड से हम रीजनरेशन कैसे करेंगे, सीड से रीजनरेशन नेचुरली कैसे होगा, उसके लिए नंबर 1 बीज उत्पादन, और जो है आपका नंबर दूसरा आता है बीज विसरण। क्या आता है, बीज विसरण। और नंबर 3 पर आता है आपका बीज अंकुरण। क्या आता है, बीज अंकुरण आता है। और नंबर 4 पर आता है आपका बीज का स्थापन। बीज का स्थापन, या इसे ही हम कहते हैं बिजौला स्थापन। अब देखिए, कई लोग कहेंगे इसे इंग्लिश में बता दो, तो चलिए इंग्लिश में बता देते हैं। बीज उत्पादन को हम कहते हैं सीड प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, सीड प्रोडक्शन। बीज विसरण को कहते हैं सीड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल, ठीक है। बीज अंकुरण को कहते हैं सीड जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन कहते हैं। और बीज का स्थापन मतलब स्टेब्लिशमेंट, स्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड। क्या होता है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो इसको जो प्रभावित करने वाले कारक होंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगे कि सीड के जर्मिनेशन को, सीड से जब हम रीजनरेशन करेंगे या रीजनरेशन नेचुरली रूप से होगा, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः जो आपके 4 होंगे वह कौन कौन से होंगे, ए, बी, सी और डी। जो कि आपका बीज उत्पादन होगा, बीज विसरण होगा, बीज अंकुरण होगा और बीज का स्थापन होगा। जिसमें आपका बीज का उत्पादन किस प्रकार से होता है उसको हम देख लेते हैं कि जो आपका बीज का उत्पादन है वह किस प्रकार से होता है, और उस वह भी कई प्रकार से इसमें अफेक्ट करता है। जैसे बीज उत्पादन कई चीजों पर निर्भर करता है, तो वह किन किन चीजों पर निर्भर करता है उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्रजाति की, कि जिस भी प्रजाति का बीज है वह कैसा है। तीसरी बात, आयु को जान लेते हैं, ठीक है। प्रजाति होती है, आयु होती है, और आयु के अलावा आपका छत्र का जो आकार होता है, यहां पर लिख देते हैं छत्रक का आकार। क्या होता है, छत्रक का आकार होता है। इसके अलावा जलवायु होती है, और कई अन्य बाह्य कारक भी होते हैं। कई अन्य बाह्य कारक भी होते हैं। कई अन्य बाह्य कारक भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो छत्रक का आकार हो गया, प्रजाति हो गई, वृक्ष की आयु हो गई, और जलवायु हो गई, अन्य बाह्य कारक और प्रजाति। इन ये चीजें हमारी बीज उत्पादन को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे नंबर 1 पर हमने बात कर ली कि बीज की प्रजाति। अब बीज की प्रजाति किस प्रकार की है, कई प्रकार की बीजों की प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि कम बीज को उत्पन्न करती हैं, कम बीज का उत्पादन करती हैं, ठीक है। तो कम, जब बीज का कम उत्पादन करेंगी तो क्या होगा कि बीज कम बनेंगे, यानी कि बीज उत्पादन कम होगा, तो हमारे फल वृक्ष जो आपके वन वृक्ष होंगे वह भी कम होंगे, ठीक है। तो जब बीज बीज प्रजाति का मतलब होता है कि क्या होता है, जब बीज उत्पन्न करने में आनुवंशिक कारक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अब जैसे सागौन होता है, नीम होता है, शीशम होता है, यह प्रत्येक वर्ष, जैसे नीम होता है, सागौन होता है और आपका शीशम होता है, यह आपका प्रत्येक वर्ष बीज उत्पन्न करते हैं, प्रत्येक वर्ष बीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जब यह प्रत्येक वर्ष बीज उत्पन्न करेंगे तो हमें क्या होगा कि कम से कम प्रत्येक वर्ष हमें नए बीज तो प्राप्त होंगे। और कई प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि 3 से 5 साल में बीज देती हैं। जैसे आपने सुना होगा साल होता है और आपका देवदार होता है, ठीक है। तो जो आपका साल होता है, देवदार होता है, यह आपके 3 से
5 वर्ष के अंतर्गत, 3 से 5 वर्ष में बीज को देते हैं, और प्रत्येक वर्ष में आपका नीम होता है, सागौन होता है, शीशम होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो कि प्रत्येक वर्ष बीज देती हैं। तो नीम होता है, सागौन होता है और शीशम होता है। इनमें से कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो 3 से 5 वर्ष में, या फिर जो प्रत्येक वर्ष बीज नहीं देती हैं, उनमें आपको साल या देवदार में से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रजाति हो गई। अब देखिए आयु किस प्रकार से अफेक्ट करती है, यानी कि बीज की जो आयु होती है या किसी वृक्ष की जो आयु होती है वह किस प्रकार से बीज की आयु, हाँ बीज की आयु मान लेते हैं, वह किस प्रकार से अफेक्ट करेगी। तो जो आपकी बीज की आयु होती है वह वृक्षों की आयु बीजों के उत्पादन में प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। सामान्यतः ऊंचाई वृद्धि समाप्त होने पर बीज प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। यानी कि जो आयु होती है उसका भी डायरेक्टली प्रभाव किस पर पड़ता है, बीज उत्पादन पर पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपकी जलवायु होती है, तो जैसे आपका किसी भी फसल के लिए हमें प्रोडक्शन लेने के लिए हमें जलवायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें बीज, देखिए जब फसल हमारी सक्सेस होगी तभी तो हमें उससे बीज प्राप्त होगा। तो जब हमें उससे बीज प्राप्त होगा तो हम बात किसकी कर रहे हैं, बीज उत्पादन की। तो बीज उत्पादन की ही तो बात कर रहे हैं, यानी कि हमें उसके लिए जो कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। तो जलवायु का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, छत्रक के आकार की यदि हम बात करें तो छत्रक के बारे में हमने आपको कल बता दिया था पिछले प्रीवियस वीडियो में, कि जो आपका क्राउन होता है वह देखिए क्राउन किस प्रकार का होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जितनी संरचना आपको ये गोल छत्र मुकुट जैसी संरचना दिख रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं या छत्रक कहते हैं। तो छत्रक का आकार का मतलब है कि जितना भी बड़ा आपका छत्रक होगा, छत्रक का आकार यानी कि जितना भी छत्रक का आकार बड़ा होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा लीफी लीफी एरिया होगा, और जितना आपका लीफी एरिया होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके बीज बनेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया ज्यादा होगी, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया ज्यादा होगी तो फल बनेंगे, और फल के अंदर ही आपका क्या बनता है, बीज बनता है। ठीक है, तो जितना बड़ा छत्रक का आकार होगा उतने उतने ज्यादा बीज बनेंगे, जितना कम छत्रक का आकार होगा उतने ही कम बीज बनेंगे। अब अन्य बाह्य कारक भी आप में इसमें आते हैं, जैसे जलवायु में हमने आपको बता दिया, जैसे आपका बाह्य कारक में आपका जैसे जलवायु ही होता है, जलवायु में कई प्रकार के कारक आते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, सोलर रेडिएशन हो गई, विंड वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो इनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो जो हमें इनके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है तब हमें बीज का उत्पादन अच्छी तरीके से या अच्छा बीज का उत्पादन प्राप्त हो पाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि जो आपका बीज उत्पादन करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, नंबर 1 पर हम ऐसी प्रजाति का चयन करते हैं जो कि हमें प्रत्येक वर्ष बीज दे। ठीक है, आयु आयु जलवायु, छत्रक का आकार और अन्य बाह्य कारक। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगली हम बात करते हैं बीज विसरण की। देखिए विसरण का क्या मतलब होता है, विसरण का मतलब होता है किसी भी बीज का या किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही विसरण कहलाता है। इंग्लिश में कहें तो सीड डिस्पर्जल जिसे हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा जैसे क्या प्रकीर्णन, बॉटनी में आपने पढ़ा होगा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन तो उसी प्रकार से ये होता है। तो बीज विसरण का मतलब होता है कि भले ही हमारा पौधा ज्यादा से ज्यादा बीजों को उत्पादन, बीजों का उत्पादन भले ही पौधा ज्यादा से ज्यादा करे, लेकिन जब उनका बीज विसरण नहीं होगा तो वह एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बीज विसरण का भी जो है अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम समझ लेते हैं कि बीज विसरण किस प्रकार से होता है। जो बीज विसरण होता है वह भी आपका अलग अलग, जैसे बाई विंड हो सकता है, बाई एयर हो सकता है, बाई एयर हो सकता है, और बाई वाटर हो सकता है, बाई वाटर हो सकता है, और जो है आपका बाई एनिमल्स हो सकता है। ठीक है, यानी कि बाई विंड का मतलब हो गया आपका वायु के द्वारा, सॉरी विंड और वाटर एयर अलग अलग कर दिया, एक ही होता है बाई एयर।
बाई एयर, ठीक है, यानी कि वायु के द्वारा, बाई वाटर मतलब जल के द्वारा, और बाई एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसमें एनिमल्स के द्वारा जो भी आपके होते हैं उनको हम देख लेते हैं, एक एक करके सभी को हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे बाई विंड या इसकी हम बात करते हैं तो इसमें कोनिफर्स आता है, पॉपुलस आता है, सालेक्स और बॉम्बैक्स आता है। जैसे बाई किसकी बात कर रहे हैं, बाई एयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका पॉपुलस, पॉपुलस, बॉम्बैक्स, तो इनके बारे में पूछा जाता है, सालेक्स, और इसके अलावा कोनिफर्स, इसके अलावा कोनिफर्स। तो ये जो होते हैं इनका डिस्पर्सल किनके द्वारा होता है, बाई एयर के द्वारा या बाई विंड के द्वारा होता है। बाई वाटर की यदि हम बात करें तो ऐसे पौधे जो कि वाटर में उगते हैं, वाटर में उगते हैं, जैसे आपका मैंग्रोव हो गया, मैंग्रोव जितने भी प्लांट होते हैं मैंग्रोव प्लांट हो सकते हैं, उनका होगा। दूसरा आपका जैसे आपके मैंग्रोव प्लांट हो गए, और उसके अलावा डलवेरिया, डलवेरिया और टीक और जामुन, जैसे मैंग्रोव हो गया, डलवेरिया और इसके अलावा टीक, ठीक है। अब यहीं पर एनिमल्स के द्वारा, यहीं पर एक और देख लेते हैं, बाई ग्रेविटी, बाई ग्रेविटी के द्वारा होता है किसका, ओक, ओक, ओक का हो सकता है, बाई ग्रेविटी के द्वारा ओक हो सकता है, और जैकलेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, ओक हो सकता है और आपका जैकलेंस हो सकता है। तो इन चीजों को याद कर लेना, इनमें से कोई एक उदाहरण दे देगा आपको और पूछ लेगा कि इनमें से किसके द्वारा होने वाला जो है डिस्पर्जन है, ठीक है। बाई एनिमल्स और बाई बर्ड, बाई बर्ड में प्रूनस, मलबेरी, और जैसे बाई बर्ड के द्वारा भी हो सकता है, मतलब पक्षी के द्वारा, तो प्रूनस हो सकता है, प्रूनस, और आपका प्रूनस के अलावा क्या है, प्रूनस है, और इसके अलावा मलबेरी, मतलब जो आपका सहतूत होता है वह होगा, ठीक है, मलबेरी। अब बाई एनिमल्स की यदि हम बात करें तो एनिमल्स में आपका अकेसिया अरेबिका होता है और जिजिफस होता है, यानी कि अकेसिया अरेबिका, अकेसिया अरेबिका और जिजिफस, जिजिफस, जिजिफस जुजबा, जिजिफस स्पीसीज में कई प्रकार के आते हैं, जैसे जिजिफस जुजबा है, जिजिफस चाइनेंसिस है, जिजिफस रोटंडीफोलिया है, जो कि आपके किसके साइंटिफिक नाम होते हैं, बेर के। तो इनके जो साइंटिफिक नेम है वह सभी याद कर लेना, इसमें से कुछ साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, कुछ इंग्लिश नेम लिखे हुए हैं, तो उनको देख लेना और सही से याद कर लेना। बिकॉज आपसे डायरेक्टली यह हो सकता है कि इंग्लिश नेम दे दे या कॉमन नेम दे दे या फिर आपको साइंटिफिक नेम दे दे, तो जब ये तीनों आपको पता होंगे तभी आप उसमें सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो बीज मिश्रण किसके द्वारा, किस माध्यम के द्वारा हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, वह हमारा इस प्रकार से अफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए बीज अंकुरण की यदि हम बात करें, बीज अंकुरण की यदि हम बात करें तो बीज अंकुरण हमारे बीज रीजनरेशन को कैसे प्रभावित करता है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे बीज अंकुरण, देखिए बीज अंकुरण जो है वह किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो बीज अंकुरण को देख लेते हैं। देखिए इसमें दो दो कारक होते हैं, बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं मुख्यतः, पहला होता है बाह्य कारक और दूसरा होता है अंतः कारक, पहला होता है बाह्य कारक और दूसरा होता है अंतः कारक। तो जो बाह्य कारक होता है, आंतरिक कारक होते हैं और बाह्य कारक होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, जो भी बाह्य कारक होते हैं उसमें क्या आता है, जैसे आपकी जलवायु हो गई, जलवायु में आपका हो जाएगा तापमान, हो जाएगा तापमान, हो जाएगा। इसके अलावा तापमान के अलावा आपका आर्द्रता है, वायु है, प्रकाश है, तो आर्द्रता है, वायु है, प्रकाश है, ठीक है, मृदा की दशा है, मृदा की दशा। तो ये सभी चीजें आपकी प्रभावित करती हैं बाह्य कारक किसको, बीज अंकुरण को। बीज अंकुरण को ये किस प्रकार से प्रभावित करती हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। अंतः कारक में यदि हम बात करें तो सबसे पहले जल के लिए पारगम्यता, जल के लिए पारगम्यता होनी चाहिए। दूसरी चीज, जल के लिए पारगम्यता, भ्रूण का विकास होना चाहिए, भ्रूण जो है एकदम पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, भ्रूण का विकास होना चाहिए। आफ्टर राइपेनिंग, आफ्टर राइपेनिंग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर परिपक्वन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर परिपक्वन बोलते हैं,
इसके अलावा जर्मिनेशन वायबिलिटी, एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए, जल के लिए पारगम्यता की बात क्या करते हैं, जल के लिए पारगम्यता, जैसे बीज अंकुरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं जी, जल के लिए जो आपकी पारगम्यता होगी, जैसे आपने कई बीज शायद देखे हों जिनकी बाहरी जो परत होती है, जो बाह्य कोश होता है, वह काफी हार्ड होता है, काफी कठोर होता है। तो जैसे मान लिया कि जब उनका बीज की जो बाह्य परत होगी वह कठोर होगी, तो उसका जो ऊपर का जो सीड कोट होता है, जो भी आपका सीड कोट होता है ऊपर का, वह जब तक सड़ेगा नहीं, क्या नहीं होगा, जब तक वह डिकम्पोज नहीं होगा, जब तक सड़ेगा नहीं, तब तक उसके अंदर से जो भी आपके कॉटिलिडन्स निकलते हैं वह नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, जर्मिनेशन को प्रभावित इसी प्रकार से करते हैं कि जब तक सीड कोट ये आपका डिकम्पोज नहीं होगा, जब तक डिकम्पोज नहीं होगा तो सीड कोट नहीं निकलेंगे, और सीड कोट नहीं निकलेंगे तो जर्मिनेशन हमारा प्रभावित होगा। अब इसमें जो है बाहरी कोश किन किन बीजों का कठोर होता है, जैसे आपने देखा होगा, शायद आपने देखा हो आंवला, आंवला और बेर, इन दोनों की यदि हम सीड को देखते हैं, आंवला का सीड देखते हैं और जो है आपका बेर का सीड देखते हैं, काफी लंबे समय तक ये हमारे जमीन में पड़े रहते हैं, और पड़े रहते जब, और इनका जो समय है वह भी लगभग 2 से 3 साल का समय होता है। 2 से 3 साल तक यह जो है पड़े रहते हैं हमारे जमीन में, और जब इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब पूरी तरीके से हो जाता है, इसमें जल के लिए पारगम्यता का मतलब यही है कि जब तक जल हमारा उस भ्रूण तक नहीं पहुंच पाएगा, अंदर जो आपका भ्रूण जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वह बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, कॉटिलिडन्स बाहर नहीं आ पाएंगे, जो आपकी हार्ड लेयर होगी, सीड कोट होगा, वह उसे तोड़ नहीं पाएगा, और जब तोड़ नहीं पाएगा, सीड कोट नहीं टूटेगा, तो कॉटिलिडन्स बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको याद रखना है, आंवला होता है, बेर होता है, ऐसे जो है 2 से 3 साल तक हमारे जमीन में पड़े रहते हैं, और पड़े रहने से क्या होता है कि यह 2 से 3 साल बाद इनका क्या होता है, इनका सीड कोट कमजोर हो जाता है, और जैसे ही कमजोर होता है तो वह फट जाता है, फटने के बाद इसके कॉटिलिडन्स बाहर आते हैं, तब जाकर के कहीं अंकुरण होता है। तो जल के लिए पारगम्यता होनी चाहिए, तब बीज का अंकुरण अच्छी प्रकार से हो पाता है। अब देखिए, एक पॉइंट हो गया जल के लिए पारगम्यता, दूसरा जो है वह है आपका भ्रूण का विकास। क्या है, भ्रूण का विकास। देखिए, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं, भ्रूण विकास के बारे में। जैसे बीज तो आपका गिर गया जमीन पर, बीज तो गिर गया, लेकिन उसका भ्रूण का विकास पूर्ण होना चाहिए, तभी बीज का अंकुरण होगा, तभी बीज का अंकुरण होगा, अन्यथा बीज का अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है आपका उत्तर परिपक्व, मतलब आफ्टर राइपनिंग, समानताओं से पकने पर तोड़ लिए जाने के बाद बीजों, कंदों, बल्बों में होने वाले जैव रासायनिक परिवर्तन को आफ्टर राइपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, आफ्टर राइपनिंग। जितने भी रासायनिक यानी कि केमिकल, जितनी भी केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंजेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आफ्टर राइपनिंग कहते हैं। राइपनिंग, आफ्टर मतलब बाद में, राइपनिंग माना पकना, यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं इसे क्या, उत्तर पक्वन। ठीक है, दूसरा जो है आपका वह क्या आता है इसमें, अगला आता है जर्मिनेशन वायबिलिटी। जर्मिनेशन वायबिलिटी का मतलब होता है कि हमने बीज तो बो दिए 100%, मान लीजिए हमने बीज तो बो दिए, मान लीजिए हमने 100% बीज बोए, और उसमें से कुछ परसेंट बीज जमे, और कुछ परसेंट बीजों का तो अंकुरण हुआ, और कुछ परसेंट बीजों का अंकुरण नहीं हुआ, तो इसी को हम कहते हैं जर्मिनेशन वायबिलिटी। क्या कहते हैं, जर्मिनेशन वायबिलिटी। सभी बीजों की अंकुरण धारिता अलग अलग होती है, यानी कि जितने भी बीज होते हैं उनकी जो अंकुरण क्षमता होती है, अंकुरण धारिता होती है, वह अलग अलग होती है। तो ये तो था आपका जर्मिनेशन वायबिलिटी। दूसरा होता है अंकुरण क्षमता। अंकुरण क्षमता, जैसे देखिए, अंकुरण क्षमता सबकी अलग अलग होती है, जैसे समझ लेते हैं सागौन और सैमल। सागौन और सैमल, सागौन और सैमल की 50% होती है अंकुरण क्षमता। कितनी होती है, 50% होती है, और साल की 80% होती है। साल जो होता है उसकी 80% होती है, और जो आपका साल, शीशम,
शीशम जो होता है उसकी कितनी होती है, 90% होती है अंकुरण क्षमता। कितनी होती है, 90% होती है। बीजों में उच्च अंकुरण क्षमता का एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस प्रजाति के उस पुनर्जन्म को प्रभावित करती है। अंकुरण क्षमता विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उसके अलावा पादप प्रतिशत या अंकुरण ऊर्जा की यदि हम बात करें तो अनुकूल परिस्थितियों में किसी निश्चित अवधि जैसे 7 दिन या 14 दिन में अंकुरण होने वाले बीजों की प्रतिशत संख्या को कहते हैं। अंकुरण ऊर्जा किसे कहते हैं, जो भी अंकुरण हमारा हो रहा है वह आपका 7 से 14 दिन के अंतर में जितना भी बीज का अंकुरण हुआ है उसे हम अंकुरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, बीज का आकार भी प्रभावित करता है। किसको, बीज के अंकुरण को। बीज का आकार किस प्रकार से प्रभावित करता है, बीज का आकार बहुत महत्व रखता है। छोटे बीज पानी में बह सकते हैं तब बड़े बीज मिट्टी में ढक नहीं पाते हैं, जिससे वह मृत हो जाते हैं। बीज का आकार प्रजातीय गुण है और वह बीजों के प्रति ग्राम या किलोग्राम संख्या के द्वारा वर्णित किया जाता है। बीज का आकार एक प्रजाति में वृक्ष या वृक्ष नहीं बदलता, बल्कि एक वृक्ष में बदलता है जिससे अलग आकार के बीज पाए जाते हैं। यानी कि बीज का आकार इस प्रकार से प्रभावित करेगा कि यदि बीज आपका छोटा है तो वह बाई विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा, और जब बीज आपका बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, तो वह मिट्टी में पूर्ण रूप से ढक नहीं पाता है। तो इस प्रकार से भी वह बीज के अंकुरण को प्रभावित करता है। क्या करता है, बीज के अंकुरण को प्रभावित करता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए आपके आंतरिक कारक। आंतरिक कारक हो गए, यानी कि हमने क्या बताया, जल के लिए पारगम्यता बताई, दूसरा भ्रूण का विकास बताया, तीसरा उत्तर पक्वन बताया यानी कि आफ्टर राइपेनिंग बताया, पादप प्रतिशतता बताई, अंकुरण क्षमता बताई, अंकुरण धारिता बताई। ये सभी आपके कारक कैसे होते हैं, आंतरिक कारक होते हैं। तो इनको याद रखना। डायरेक्टली इनके अंदर यदि नहीं पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछ लेगा कि निम्न में से बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से आंतरिक कारक कौन सा है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि आंतरिक कारक का मतलब होता है कि बीज में भी जितनी क्वालिटियां पाई जाती हैं, जितनी भी क्वालिटीज बीज में पाई जाती हैं, उनके अंदर जितना, बीज के अंदर जितनी भी बात कर रहे हैं वही आपका आंतरिक होता है। और जो बाह्य रूप से यानी कि जलवायु कंडीशन की यदि हम बात करें तो वह आपका बाह्य कारक होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। दूसरा आपका बाह्य कारक में जैसे ताप होता है, आर्द्रता होती है, वायु होती है, प्रकाश होता है, मृदा की दशा होती है। ठीक है, जैसे आपका ताप की यदि हम बात करें तो प्रत्येक बीज के लिए अंकुरण के समय अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है। तो प्रत्येक बीज के लिए आर्द्रता की भी आवश्यकता अधिक होती, अधिक नहीं मतलब अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करते हैं। वायु भी प्रभावित करती है, प्रकाश भी प्रभावित करता है। प्रकाश के आधार पर आपने शायद पढ़ा होगा कि प्रकाश के आधार पर जो आपके प्लांट होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और जो है आपके कैसे डे न्यूट्रल प्लांट। तो जितने भी आपके रबी क्रॉप्स होती हैं वह सभी लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होती हैं वह सभी शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, और डे न्यूट्रल प्लांट जिन्हें प्रकाश से कोई मतलब ही नहीं, तो सीधे सीधे ब्रह्मचारी होते हैं, वह जो है कैसे होते हैं, प्रकाश डे न्यूट्रल। ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है मृदा की दशा। मृदा कैसी है, किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए मृदा की हमें इसी प्रकार से आवश्यकता होती है। जैसे हम बताते हैं कि जो भी आपका दोमट मृदा चाहिए किसी भी क्रॉप के लिए, या फिर जैसे सैंडी लोम चाहिए या लोमी मृदा चाहिए या क्लेई लोम चाहिए, ठीक है, कैसी मृदा हमें आवश्यक है उसी प्रकार से मृदा की दशा को भी इस प्रकार हमें प्रभावित करती है। तो ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी इसमें आंतरिक कारक है उनको याद रखना है, और जो भी आपके बाह्य कारक हैं उनको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आप लगभग समझ गए होंगे। बाह्य कारक में आपका ताप आता है, आर्द्रता आती है, वायु आती है, प्रकाश आता है, मृदा की दशा आती है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा जो है आपका आंतरिक कारक या अंतः कारक में आपका क्या आता है, जल के लिए पारगम्यता होनी चाहिए, भ्रूण का विकास पूर्ण रूप से होना चाहिए, उत्तर परिपक्वन भी प्रभावित करता है, और दूसरा जो है वह आपका जीवन अंकुरण क्षमता होती है, अंकुरण धारिता होती है, पादप प्रतिशतता होती है। तो ये सभी चीजें आपके आंतरिक कारक में आते हैं, तो इनको याद रख लेना। ठीक है, और
सेमल और सागौन में कितने प्रतिशत होता है अंकुरण, जो भी आपका है 50%, साल में 80% और शीशम में 90%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के बाद जो भी आपका इसमें एक चीज बचेगी क्या, बीज का स्थापन, स्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड। थोड़ा इसमें अच्छे से बीज के स्थापन को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसमें ना बता के अगले वीडियो में हम आपको, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको इसके बारे में, बीज का स्थापन, स्टेब्लिशमेंट ऑफ सीड के बारे में अगले लेक्चर वीडियो में बता देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी आपका आएगा, इसमें 2 से 3 या 4 खेतियां हैं, कल्टीवेशन है, जैसे टीक की है, सागौन की है, यूकलिप्टस वगैरह जो भी है आपकी, उनको हम एक टेबल फॉर्म में, या जो भी उनसे पूछा जाता है, सिर्फ उतना भाग जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछा जाता है उतना ही बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कम समय में ज्यादा जानकारी लेनी है, कम समय में ज्यादा इफेक्टिवली यदि जानकारी लेनी है तो वह कुछ इसी प्रकार से दी जा सकती है, ज्यादा उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी बात, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, क्लासेस ओवर। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।